कोर्ट में जा रहे हैं। धन्यवाद सर। अच्छा, सर्टिफिकेट की आपने बात करी, तो समाज में कुछ सूबेदारों के ये सर्टिफिकेट बन रहे हैं और आम जो जन परिवार हैं उनके क्यों नहीं बने? देखो, जो ये भारतीय कानून है ये बड़ा अच्छा कानून है। जिसके लिए सख्त है उसके लिए बहुत सख्त है, जिसके लिए लचीला है उसके लिए बहुत लचीला है। ये ऐसे समझिए कि ये एक वो मकड़ी का जाल है जिसको बड़ी बड़ी मछलियां उसको काट के चीर फाड़ करके निकल जाती हैं और छोटी छोटी मछलियां इसमें फंस जाती हैं। आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि धनगर प्रमाण पत्र जो है ये ऐसे मान लीजिए कि रसूखदारों के तो बनेंगे ना, पहले रुक रहे थे ना अब रुक रहे हैं, और धनगर पे कोई रोक नहीं है कहीं भी, क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 उसको कोई कोर्ट कोई स्टे नहीं कर सकता, उसमें कोई बदलाव का किसी को कोई अधिकारी नहीं है। तो उस आधार पे जिन अधिकारियों को लगता है, तो रसूखदार जो है भाजपा के लोग हैं इस समय 10 साल से इनकी सरकारें हैं। माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल वो सांसद हैं आगरा की सीट से, इसी धनगर सर्टिफिकेट पे हैं। माननीय विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर टुंडला से विधायक हैं, तो धनगर सर्टिफिकेट पे हैं। मथुरा के ही हमारे प्रदीप धनगर हैं, वार्ड नंबर 19 से पार्षद है। माननीय शर्मिला धनगर जी जिला पंचायत सदस्य हैं, धनगर सर्टिफिकेट पे हैं। और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट से हर जनपद में लोग प्रधान और बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य जो भी जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हैं। तो रसूखदारों के सर्टिफिकेट कभी भी बंद नहीं हुए थे, केवल अगर आम जनमानस को सुलभ नहीं, और दिक्कतें जो भी हैं वो आम जनमानस के लिए। प्रभावशाली जो लोग हैं जो अपना रसूख रखते हैं सत्ता के गलियारों में, वो उनके सबके सर्टिफिकेट बन गए। अच्छा जी, आपकी जो लड़ाई चल रही है धनगर सर्टिफिकेट को लेके जी, कोर्ट से लड़ाई चल रही है आपकी, ये कोर्ट की लड़ाई किस किस क्षेत्र में और कहाँ चल रही है, कुछ इसके बारे में? देखो, कोर्ट की लड़ाई जो चल रही है वो उन आदेशों के खिलाफ है जो धनगर समाज पे बाहर है। बात यह है कि मैंने पहले आपको बताया कि 1976 में पार्लियामेंट में तो धनगर पारित हुआ, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने और धनगर गजट में करवा दिया। अब उसी जाति और उसके लोग वहां पहुंच जाते हैं तो फिर वो गलत तरीके से आदेश निकालते हैं। तो उन आदेशों के खिलाफ हम कोर्ट में स्टे करते हैं, उन्हें चैलेंज करते हैं। तो कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो कोर्ट की जो लड़ाई है वो लंबी लड़ाई है। कोर्ट का अपना एक नैसर्गिक न्याय के लिए उसका अपना एक प्रोसेस है, वो जब तक दोनों पक्षों को नहीं सुनेगा तब तक निर्णय नहीं देगा। कई बार कोर्ट बैठती नहीं है, कई बार वकील हाजिर नहीं होते हैं, कई बार हमें भी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से कोर्ट की लड़ाई लंबी है, तो उसमें समय लगता है। और कोर्ट जैसे हाई कोर्ट में एक हमारे PIL डाली हुई है विरोधी लोगों ने, तो उसका भी जवाब देना है। अच्छा जी, आपके ये सर्टिफिकेट हैं आम आदमी तक मतलब कब तक जारी हो सकते हैं? ये कोई संभावना है, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी ये सुनवाई कब तक हो सकती है? हर एक गांव के हर एक परिवार तक, हर एक गरीब परिवार तक ये सर्टिफिकेट कब तक जारी हो सकते हैं? इसकी क्या डेट बता सकते हैं लगभग? देखो, इस तरह का कोई समय तो निर्धारित नहीं कहा जा सकता कि फलानी तारीख तक सर्टिफिकेट सबको मिल जाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि ये लड़ाई 99% जीत ली गई है और मात्र 1% बाकी है। और इस 1% लड़ाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस लड़ाई को जल्द ही जीत लिया जाएगा। हम देख रहे हैं कि हमारे साथ 75 सालों में जो धोखाधड़ी और जालसाजी और षड्यंत्र के साथ जो धोखा हुआ है हमारे समाज के साथ, 75 साल पीछे हमारा समाज धकेल दिया गया है, जानबूझ करके एक बड़े समुदाय को रोका गया है। तो ये जो है अब नहीं होगा। एक PIL हम सर्वोच्च न्यायालय में डालेंगे और बताएंगे न्यायालय को कि हमारे जो पार्लियामेंट में धनगर पारित होने के बावजूद और किस तरह से टंकड़ त्रुटि या जालसाजी करके वहां धनगढ़ किया गया और तरह तरह के मनगढ़ंत आदेशों के बल पे हमें संघर्ष करने के लिए मजबूर किया गया और जानबूझ करके हमारे इतने बड़े समुदाय को संघर्ष के लिए विवश किया गया और हमें हमारे हक हकूक से वंचित किया। जी धन्यवाद। अच्छा जी, हमारा ये आपका हमारा सबका ये
जो धनगर मुद्दा है, जी। इसको कभी भी ना विपक्ष उठाता है ना पक्ष उठाता है, ना संसद में उठाता है, क्यों नहीं उठाता? देखो, इसका क्या रीजन हो सकता है? हर एक छोटी बड़ी जैसी भी समाज की हो या किसी जिले की हो या किसी राज्य की हो, हर एक छोटी मोटी चीजें रखी जाती हैं विधानसभा के अंदर। हमारा ये धनगर जो मुद्दा है, इसके बारे में कभी कोई पार्टी, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी या कांग्रेस, अगर कांग्रेस फिलहाल विपक्ष में है तो कांग्रेस विपक्ष वाले सवाल क्यों नहीं उठाते हैं, अगर कांग्रेस सत्ता में है तो बीजेपी वाले क्यों नहीं उठाते हैं? देखो ऐसा है, ये समाज जो है, ये दौर जो चल रहा है ना, जी ये हमारे समाज में फूट का दौर है। समाज ने इस चुनाव में एकता दिखाई है, और जो सर्टिफिकेट जो पार्टी नहीं बना रही थी, जो सरकार नहीं बना रही थी, उसके खिलाफ वोट किया है। 80 में से आधी पे आगे 50% सीट रह गई। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इस तरह की, अगर अभी उनको नजरअंदाज किया गया समाज को, तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें हमारा समाज निर्णायक भूमिका में रहेगा, क्योंकि हर सीट पे हम जो 20,000 से लेके, हर विधानसभा में 50,000 से लेके 70,000 तक की आबादी हमारी है। हर विधानसभा पे इतनी 20,000 तो मिनिमम हर विधानसभा पे है, और 70,000 तक मैक्सिमम, 70,000 80,000 कहीं ज्यादा भी है। तो इस तरह से हमारा रेशियो है आबादी का। तो हम किसी को जिता नहीं सकते, तो हराने का मद्दा हम रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार और विपक्ष भी अपना ध्यान देगा, लेकिन हम जो लोग हैं ना, हमारे जो नेता हैं, जी वो अपनी कुर्सी के लिए नेतागिरी कर रहे हैं। जिस दिन वो समाज के लिए राजनीति करना शुरू करेंगे, तो मैं समझता हूं निश्चित तौर पे सभी समाज की सभी पार्टियां हमें हाथों हाथ लेंगी, पद भी देंगी, टिकट भी देंगी, चुनाव भी लड़ाएंगी, और हमारे जो है महत्व देना शुरू कर देंगे। अच्छा सर, अगला सवाल मेरा और लास्ट सवाल यही है कि हर एक व्यक्ति इस मुद्दे के बारे में जानता है, जी धनगर मुद्दा, जी। बट कुछ गांव, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको भी ये नहीं पता कि हमें इस लड़ाई से लड़ने के बाद मिलेगा क्या क्या जी। क्योंकि हर कोई, मैं हुआ आप हुआ, हर कोई फायदे के लिए करता है, ठीक है जी। हर कोई ये सोचता है कि हमारी फैमिली का क्या फायदा हो, हमारा क्या फायदा हो। और इस मुद्दे के ऊपर, इस धनगर सर्टिफिकेट के ऊपर अभी किसी को ये नहीं पता कि इससे फायदा क्या होने वाला है। तो मैं बस ये कहूंगा कि आप उनके फायदे गिना दीजिए, इस सर्टिफिकेट जारी होने से हम क्या क्या पा सकते हैं और किस किस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं। पत्रकार महोदय, एक छोटा सा सवाल, लड़ाई नहीं है। पत्रकार महोदय, ये जो सवाल है जी, इसको मैं दूसरे एंगल से देख रहा हूं। हम कोई फायदे के लिए धनगर नहीं बन रहे हैं। अनुसूचित जाति के जो फायदे हैं वो तो आप देख ही रहे कि फायदे तो हैं, लेकिन ये लड़ाई फायदे और उसकी नहीं है, ये अपने वजूद की लड़ाई है। हम हक हकूक की लड़ाई है। हम धनगर थे, आदिकाल से धनगर थे। जैसे मैंने पहले कहा, 1891 में मथुरा की आबादी कितनी होगी, उसमें से 11,726 धनगर थे। मथुरा की आबादी, मथुरा जिले की आबादी में 11,726 1891 में थे। माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी ये कहती है कि 25 साल में आबादी दोगुनी हो जाती है। आप कैलकुलेशन करिए, आजादी के बाद में हम कितने होने चाहिए, उतना धनगर समाज मथुरा में है। तो बात यह है कि जो हम अलग अलग नामों में, जो क्षेत्रीय नाम थे या जो पुकारे जाने वाले उपनाम थे, जो उपाधियां थी, हम उनकी तरफ आकर्षित हुए और अपना मूल नाम जो था, जो हमारे पुरखों का नाम था, जो गौरवान्वित करने वाला नाम था, जिस नाम से हमारा इतिहास जुड़ा है, उस नाम को हम भूल गए। ये लड़ाई वो चीज है। अगर इसके साथ कहीं कोई लाभ अगर मिल रहा है तो उसको छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन ये लड़ाई लाभ के साथ साथ ये अपने वजूद बचाने की लड़ाई है। आप अगर धनगर को भूल जाएंगे तो अपना एक समृद्धशाली इतिहास भूल जाएंगे। आप अगर बघेल बन के ढूंढेंगे कि अहिल्याबाई होलकर, तो नहीं मिलेंगे। वो धनगर लिखेंगे तो मिलेंगी। हमारा समाज अभी वंश और जाति और गोत्र इनको पहचानता नहीं है। वो होलकर वंश को जाति, बघेल वंश बता रहे हैं, कुछ गीतकार हैं, कुछ सिंगर हैं, वो बघेल वंश कह रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर बघेल वंश में जन्मी। तो ये अपने इतिहास को
गलत कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं एक तरीके से। हाँ। आगे 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 चल के कोई अगर देखेगा, उस कवि का हवाला देगा कि बन देखो बघेल वंश में अहिल्याबाई होलकर जन्मी थी, जबकि आपको उनका जो वंश था वो तो होलकर वंश था। महाराजा मल्हारराव होलकर साहब ने ये होलकर वंश की स्थापना की थी। होल एक गांव का नाम है, होल में जो रहने वाले लोग हैं वो सब होलकर हैं। भाई अभी राजस्थान के कुछ गांव हैं जहां पे लोग अपना गोत्र और उपनाम लगाने की जगह पे वो अपने गांव का नाम लगाते हैं। कई जगह पे आप देख लीजिए, पुराने लोगों ने भी गांव के नाम लगाए हैं, वो अपने गांव का नाम ऊंचा करने के लिए लगाते हैं। तो उसी तरह से होलकर एक होल गांव का नाम था और वहां के रहने वाले सभी होलकर हैं। उसमें दूसरी जाति के भी लोग हो सकते हैं, लेकिन होलकर वंश की स्थापना मल्हारराव होलकर साहब ने की थी। तो इस तरह से लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। हमारा अगर जाति जो है वो धनगर है और वंश जो है उनका होलकर है, तो इस तरह से हमारा वंश कोई दूसरा है। हमारा समाज के वो होते हमारे समाज की हैं, वो हमारी पूर्वज हैं, इस तरह से कहना चाहिए। लेकिन जाति और वंश उसका अंतर समझना चाहिए। बहुत सारे लोग गडरिया और उसको करके, गडरिया एक व्यवसायिक नाम है। जिस तरह से बाजार में आप दुकानें देखते हैं, वहां पे शर्मा जी की भी दुकान होती है, अग्रवाल साहब की भी दुकान होती है, खंडेलवाल साहब की भी दुकान होती है, वहां किसी ठाकुर साहब की भी दुकान होगी, किसी धनगर साहब की भी दुकान होगी। लेकिन आप ऊपर के तौर पे देखेंगे तो सभी सेठों की दुकानें। इसी तरह से हर भेड़ चराने वाला आदमी आपको गडरिया दिखता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो गडरिया है। हर भेड़ चराने वाला व्यक्ति गडरिया नहीं हो सकता। तो गडरिया में उत्तर प्रदेश में अलग अलग उपजातियां हैं, अन्य अन्य उसमें अलग अलग नाम होंगे, अन्य क्षेत्रों क्षेत्रीय नाम जिसको कहते हैं। तो यही है, धनगर जो है ये कोई लाभ लेने की चीज नहीं है। धनगर एक पुरातन नाम है हमारा, हमारी जाति है, हमारा एक बहुत बड़ा ये गौरवान्वित करने वाला जो धनगर का इतिहास है, उस वजूद को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में इस धनगर की मुहिम चल रही है और इसको हम कोर्ट से जीत रहे हैं। और जल्दी ही पूरे देश में जहां जहां धनगर अंकित है, चाहे बिहार में अंकित हो, चाहे वो उड़ीसा में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, जहां जिस सूची में दर्ज है वहां का लाभ लेंगे। धन्यवाद। तो इंटरव्यू समाप्त करने से पहले थोड़ा सा मैं चाहूंगा आपने शुभ विचार रखें समाज के प्रति। आप क्या चाहते हो समाज में ऐसी कुछ जन चेतना या कुछ ऐसे कार्य होने चाहिए जिससे कि हमारी समाज को ज्यादा बढ़ावा मिले शिक्षा को लेके, या किसी जो आपका पर्सनल ओपिनियन हो हमारे समाज में? देखो, सबसे बड़ा विचार तो यही होना चाहिए, अगर समाज को आगे ले जाना है जी, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक सीधी सी बात बोली, संघर्ष करो, शिक्षित रहो और एकजुट रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। तो शिक्षा जो है, अभी हमारे समाज में सुधार तो आया है, लेकिन और आगे जाने के लिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। शिक्षा की ज्योति जलनी जरूरी है। हर जगह पे लाइब्रेरी, हॉस्टल्स, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टलों का निर्माण, जिससे वो फ्री में वहाँ रह सकें, जो वहाँ रह के उनको अच्छी फैसिलिटी मिल सके, जो गांव के दूर सुदूर क्षेत्र में चल के आते हैं, हाँ, जो नहीं उनके लिए बस की व्यवस्था नहीं है, इतना खर्चा वो बहन उनके माँ बाप नहीं कर सकते कि वो शहर में पढ़ सकें, क्योंकि जो गुणवत्ता है गांव में, मैं समझता हूँ पढ़ाई की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होगी इतना शहरों में। तो शहर में रह के कहीं अच्छी व्यवस्था यहाँ बने शहरों में। और शिक्षा पे, और जो अपना सामाजिक इतिहास है जिसको हम भूलते जा रहे हैं, उसके लिए कि सामाजिक स्तर पे एक बड़ी लाइब्रेरी का हर जिला स्तर पे निर्माण हो, जिससे वहाँ लोग जाके अपने इतिहास को खरोंच सकें, उससे प्रेरित हो सकें, क्योंकि बहुत गौरवशाली इतिहास है, उसको हम भूलते जा रहे हैं। तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, उसके सिवा और कुछ है नहीं। पढ़ना लिखना ही एक ऐसा वरदान है, शिक्षा एक ऐसा वरदान है जो इसको ये सब गरीबी और उसको दूर करे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ है। तो शिक्षा के अलावा और कोई मुझे दूसरा हथियार दिखता नहीं है। जो शिक्षा वो हथियार है जिससे आप कुछ भी रास्ते खोल सकते हो, किसी भी वो कहते हैं वो हर जगह मास्टर चाबी है।
तो देखा आप लोगों ने, ये हमारे रूपेश धनगर जी का इंटरव्यू हुआ, और कैसा लगा आपको कमेंट के माध्यम से बताएं। ये इनका पर्सनल ओपिनियन था जो भी उन्होंने लास्ट में रखा शिक्षा को लेके, क्योंकि एक तरीके से जो शिक्षितवान व्यक्ति होता है उसे पता होती है शिक्षा की वैल्यू। एक ये है कि जो पढ़ा नहीं है उसे थोड़ा शिक्षा की वैल्यू नहीं पता होती, बट जो पढ़ाई के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में, तो मैं मेरा थोड़ा पूछना रह गया। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा क्या बिजनेस क्या है, थोड़ा सा क्या करते हैं, हमारे कुछ भाइयों को पता नहीं है, आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं तो कुछ कवि समझते हैं, तो थोड़ा आज देखो, बता ऐसा दीजिए, ऐसा है, व्यवसाय बता दीजिए अपना थोड़ा। मेरा व्यवसाय तो एक इंजीनियरिंग है, मैं डिप्लोमा सिविल हूँ, और एजुकेशन में मैंने फिर LLB किया है, और व्यवसाय मेरा एक फर्म बना के काम में सर्वेइंग का काम करता हूँ, और जो कविता लिखना है वो मेरा शौक है। सो मैंने देखा कविता में इंटरेस्ट के लिए कविता लिखता भी हूँ। आप अपना कविता दोहा, छंद, सवैया, पहली मेरी गीत। मुलाकात हुई थी जब सर से, जब भरतपुर में गए थे सर, जी, तो तब मुलाकात हुई थी सर से। सर के विचार, सर की जो कविताएं बड़ी अच्छी लगी। आप भी सर थोड़ा सा अपना जो यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज है उसको बता दीजिए, जिस पर आप कविता वाचन करें। अभी तो रुपेश धनगर नाम से फेसबुक पे प्रोफाइल है, उस पे हमारा एक दोहा आपकी अदालत में मैं डालता हूँ उसमें लिख के, जी, और वहाँ पे जितने भी मेरे दोहा और मुक्तक थोड़ा सा हमारे डालता हूँ। दर्शकों के लिए भी एक दो और यूट्यूब पे रुपेश धनगर हिंदी पोएट्री एक चैनल है जिसपे मेरी कविताएं उसमें डली हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो एक कविता थोड़ी सी हमारे दर्शकों के लिए गाएं। तो मैं एक जो दोहा सुना देता हूँ, जी, अभी याद आ रहा है मुझे। सुना। नाहक उलझो मत कहीं, नाहक मतलब बेबात, बेवजह, बेवजह। नाहक उलझो मत कहीं, यही बड़ों की सीख। नाहक उलझो मत कहीं, यही बड़ों की सीख। जो उलझा करता रहा जीवन भर तारीफ, जो उलझा करता फिरा जीवन भर तारीफ। बहुत बहुत धन्यवाद। धनवानों के नाम हैं भोगों के अंबार, धनवानों के नाम हैं भोगों के अंबार। निर्धन इस जग में रहा रोटी को लाचार, निर्धन इस जग में रहा रोटी को लाचार। और एक दोहा और सुनाइए, सुनाइए, सुनने के लिए तो आए हैं। सुनाइए। समरथ से हिल मिल करें, समरथ से हिल मिल करें बेगाने भी प्यार। समरथ से हिल मिल करें बेगाने भी प्यार। गम भूले मजबूर के अपने रिश्तेदार, गम भूले मजबूर के अपने रिश्तेदार। रिश्तों में ऐसी खिंची, रिश्तों में ऐसी खिंची गहरी एक लकीर। रिश्तों में ऐसी खिंची गहरी एक लकीर। बेटे को दिखती नहीं बूढ़ी माँ की पीर, बेटे को दिखती नहीं बूढ़ी माँ की पीर। धन्यवाद सर, अच्छा लगा। और ये रहा हमारे रुपेश धनगर जी का इंटरव्यू। तो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, और हम ऐसे ही अपने समाज बंधुओं में इंटरव्यू आप तक पहुंचाते रहेंगे।
और बट मेरा बस इतना ही कहना आपसे लास्ट में कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि शेयर और लाइक और कमेंट चीज मांगती हैं। उससे क्या होता है कि सामने वाले को थोड़ा सा इम्प्रूव पता चलता है कि क्या चीज चलती है, कैसी किस कंटेंट पर काम करना चाहिए। तो आज हमने चेंजिंग किया, आपने कुछ देखी भी होगी, तो उस हिसाब से बताइए इंटरव्यू कैसा लगा, और बाकी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर। जय नमस्कार, हिंद, जय राम भारत, राम। नमस्कार।